हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप एलिमेंट्स स्टार्ट किए थे हम लोग। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे हम लोग। आप लोग कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा था तो हमसे रिक्वेस्ट भेजा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो भेजने के लिए। तो हम 11th में तुरंत आने वाला है, एक वीक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो आपको शेयर करते जाएंगे हम। ठीक है, जिनको इनको जरूरत होगा रिक्वेस्ट भेजिएगा, उनको शेयर कर देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो। अभी फिलहाल उन लोग को क्या याद रखना है कि 15th ग्रुप एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है और NP3 होता है। लास्ट में NP3 आएगा। दूसरा बात क्या रखना है, इसका बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसका बाहरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग 2 प्रॉपर्टी का बात किए थे, स्टेट और मेटालिक प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी का बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। निगेटिव कोई भी एटम निगेटिव कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये निगेटिव वर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन के लिए। और वीटी का मतलब होता है एबिलिटी। कोई भी पूछेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है तो बोलेगा द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या? आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। आप क्या देख रहे थे? ये दोनों मेटल था, ये दोनों मेटलॉइड था, सॉरी ये दोनों नॉन मेटल था, ये दोनों मेटलॉइड था और ये मेटल था। ये दोनों था हम लोग का क्या? नॉन मेटल। याद है ना? ये दोनों था क्या? मेटलॉइड। और ये वाला था क्या? मेटल। इसका मतलब आप क्या देख रहे थे कि नीचे की ओर जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और आप लोग जानते हैं कि मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करने का क्षमता होता है। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता बढ़ रहा है। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नीचे की ओर मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता क्या होगा? बोलो, घट जाएगा। यानी कि नीचे की ओर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नीचे की ओर डिक्रीज होता है। तो लिखिएगा क्या? the electronegativity
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट क्या डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? घटता है। ठीक है, बात तो सीखते जाइए, समझते जाइए। अगला ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस। इसको मिटाया जाए। वीडियो पॉज करके आपको नोट करते जाना है। अगला बात करेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस या फिर आयोनिक रेडियस, कोई बोलेगा तो आयोनिक रेडियस भी। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या होता है? कोई भी एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस। ये है आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट और ये है आपका न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कहलाता है क्या? रेडियस ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस। अब सुनिए ध्यान से, पहले लिख लेते डेफिनेशन। एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस and outermost orbit of an atom is called atomic radius। सुनिए ध्यान से। अब कोई भी एटम का एटॉमिक रेडियस, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन में n का वैल्यू 2 होता है, मतलब सेकेंड पीरियड में आपको मिलेगा, ये थर्ड पीरियड में मिलेगा, ये आपको फोर्थ पीरियड में मिलेगा, ये आपको फिफ्थ पीरियड में मिलेगा और बिस्मथ आपको सिक्स्थ पीरियड में मिलेगा। अब ये सेकेंड पीरियड में मिलेगा, मतलब इसमें 2 ऑर्बिट होता है। ये थर्ड पीरियड में मिलेगा, मतलब फास्फोरस में 3 ऑर्बिट होता है। एंटीमोनी फोर्थ पीरियड में मिलेगा, मतलब इसमें 4 ऑर्बिट होता है। उसी तरह नीचे की ओर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता है तो याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? इससे बड़ा इसका रेडियस होगा, फिर इससे बड़ा इसका रेडियस होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा। तो आप बोलिएगा क्या कि नीचे की ओर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। अगर कोई स्टूडेंट हमसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा होगा तो ये सब एकदम आसान लग रहा होगा। नीचे की ओर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब ध्यान देते जाइए। एटॉमिक रेडियस के बाद अगला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको मिटाएं, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाना है। यहां पे लिख लेते हैं एक लाइन, द एटॉमिक रेडियस ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन रहेगा तो हम आपको बताते चलेंगे, फिर एक्सेप्शन क्यों आता है उसका भी बात करना पड़ता है।
अभी एटॉमिक रेडियस नीचे की ओर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। तो रीजन आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। द एटॉमिक रेडियस ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट increases down the group, increases down the group due to increase in number of orbit। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने के कारण नीचे की ओर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। बात को नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके। अगला ट्रेंड है हम लोग का आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़े होंगे आप कि द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन an electron, sorry, when an isolated gaseous atom loses one electron from its outermost orbit, are called ionization enthalpy। कोई भी आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अकेले है, सिंगल एटम है। गैसियस तो समझते हैं आप, गैस होना चाहिए, गैस के फॉर्म में होना चाहिए। तो कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, सिंगल एटम, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। लॉस करने में जो भी एनर्जी उसको लगता है, उस एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमने आपको पढ़ाया है कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो एनर्जी अंदर। अब जैसे मान लो हमारे पास है नाइट्रोजन, यहां से लिखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। तो आप नीचे की ओर क्या देख रहे हैं? नीचे की ओर आप देख रहे थे अभी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा था। जैसे नाइट्रोजन में 2 ऑर्बिट था, फास्फोरस में 3 ऑर्बिट था, आर्सेनिक में 4 ऑर्बिट था। इसलिए इस तरह से ऑर्बिट बढ़ते जा रहा था, तो ये रेडियस बढ़ रहा था, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा था। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस, कोई भी एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है जी, और उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ता जा रहा है। दूरी बढ़ता है तो प्यार घटता है, दूरी बढ़ता है तो प्यार घटता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन घटता है। डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है जी, ये तो फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, नहीं? कूलम्स लॉ में पढ़े होंगे आप। अब ध्यान से देखिएगा क्या है, तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन घटते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन घटेगा तो इसको बाहर निकालने में एनर्जी कम लगेगा, इसको बाहर निकालने में कम एनर्जी लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा।
इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो जैसे जैसे क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अब अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसको अलग करने में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसको अलग करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन इससे कम है तो इससे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन और कम है तो यहाँ पे और कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। यानी कि जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी क्या होता है, नीचे की ओर घट जाता है। डी माने डिक्रीज। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ 15th group elements decreases down the group due to, रीजन याद रखना है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, घट रहा है। रीजन आपको याद रखना होगा। रीजन बहुत सारा लोग अलग अलग बता देगा आपको, लेकिन मेन रीजन जो है वही हम बताते हैं, और एग्जाम में यही रीजन लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। जो रीजन हमने बताया है या फिर जो रीजन एनसीईआरटी ने बताया है, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार चलिएगा तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। अटर पटर लिखिएगा मार्क्स कट जाएगा आपका, कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट करते जाएं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद बताते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड हो गया, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट का। अब देखिए जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। एकदम अच्छे से सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। सिलेबस के लिए आप लोग ना घबराएंगे, क्योंकि हम बड़ा बड़ा चैप्टर पहले कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो छोटा छोटा चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये मत सोचिएगा कि टाइम कम रहेगा तो टॉपिक स्किप कर करके भाग जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। बहुत सारे टीचर लोग करते हैं कि शुरू में 4 चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं और लास्ट में स्किप करके भाग देते हैं। तो हम आपको नंबर ऑफ वीडियोज इंक्रीज कर ले जाएंगे, नंबर ऑफ वीडियोज इन अ वीक। अगर जरूरत पड़ेगा तो वीक में नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ेगा, ना कि आपका जो है सो सिलेबस स्किप होगा। बस याद रखिएगा, सिलेबस 100% और सब कुछ तोड़ तोड़ के, उड़ा के कुछ नहीं। आप बहुत सारे टीचर 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ाने के बाद 4 चैप्टर पढ़ाने के बाद उड़ाना शुरू कर देते हैं। तीनों ही ब्रांच में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों ही ब्रांच में एकदम तोड़ तोड़ के हर बात को आपको समझाया जाएगा, चाहे कोई भी ब्रांच हो केमिस्ट्री का। ठीक है, तो टेंशन ना लेंगे आप लोग। पी ब्लॉक सबसे बड़ा चैप्टर है। पी ब्लॉक मतलब कि कोई टीचर तो एकदम लास्ट में रखे रहते हैं एकदम पी ब्लॉक को, कि 2-3 पन्ना का नोट्स देके उसको भगा दें। हम आपको पी ब्लॉक पूरे एकदम 14 क्लास कम से कम रख लेंगे। 14 क्लास, 14 वीडियो, एक्चुअली ये 14 घंटे का है, 14 आवर का सिलेबस है।
इसमें कम से कम आपको 17 से 18 वीडियो मिलेगा। ठीक है, 14 आवर्स का है, 17 से 18 वीडियो आपको मिलेगा। इससे ज्यादा आवर्स रहेगा, कम नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। पहला बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का। एकदम अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लोगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। रिएक्शंस डिपेंड करता है, सारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट याद करो, फिर समझेंगे उसको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट आर -3, +3 एंड +5। 15th ग्रुप एलिमेंट का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यही होता है, -3, +3 और +5। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखते जाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम रट जाना है, -3, +3 एंड +5। 15th ग्रुप एलिमेंट का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? बट नाइट्रोजन हैव +1, +2 and +4 oxidation state also. Oxidation state when it form oxide, also मतलब समझे? also मतलब कि +3 +5 तो रहेगा ही, +1 +2 और +4 भी रहेगा, वो उसके साथ साथ ये भी रहेगा। कब? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। एंड एक और एक्सेप्शन, फॉस्फोरस हैव, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +4। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +4। ऑक्सीडेशन स्टेट also when it form ऑक्सो एसिड, जब ये ऑक्सो एसिड बनाता है। when it form ऑक्सो एसिड, जब ये ऑक्सो एसिड बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +5। समझिए बात को। जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह -3 और +3 होता है, हर जगह। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3 और +5 होता है। ठीक है। आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3, +5। एंटीमोनी का -3, +3, +5। बिस्मथ का -3, +3, +5। ध्यान से समझिए। अब क्या है कि नाइट्रोजन जब ऑक्साइड बनाएगा तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, +2 होगा, ये +3 तो होगा ही, +4 और +5 तो होगा ही। हमें +5 भी लिख देते हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, -3, +3, +5। लेकिन जब ऑक्साइड बनाता है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब मिलेगा आपको। और ये वाला ऑक्सी एसिड जब बनाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मिलता है ऑक्सो एसिड में। ऑक्सो एसिड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बाकी जगह यही होगा, बाकी जगह यही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन ऑक्सो एसिड जब बनाएगा उस समय +1, +3, +4 और +5 हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? ये +3 +5 तो था ही, +1 और +4 जुड़ गया, +1 और +4। यहाँ पे +3 और +5 तो था ही, +1 +2 +4 जुड़ गया। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? इसका कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हो गया? इसका ऑक्साइड में, इसका ऑक्सो एसिड में क्यों हो गया अलग? ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज। साइज छोटा होने के कारण ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्साइड के फॉर्म में और इसका ऑक्सो एसिड के जगह पे, ऑक्सो एसिड जब बनेगा उस समय, ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन होगा उस समय, ये दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट इससे थोड़ा वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, छोटा साइज होने के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा आसानी से रिएक्शन करता है, 5 तरह का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, ये नोट करेंगे। अब ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पहले रट जाना है, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को एकदम रट जाइए, क्योंकि इसी पे सारा रिएक्शन होगा। क्या रटना है? तब -3 +3 और +5, यही रटना है। फिर उसके बाद क्या रखना, याद रखना है? तो एक्सेप्शन, नाइट्रोजन का एक्सेप्शन ये है कब? नाइट्रोजन का एक्सेप्शन ये कब होगा? जब ऑक्सीडेशन, सॉरी, जब ये ऑक्साइड बनाएगा, जब ये बनाएगा क्या? ऑक्साइड। फिर फास्फोरस में एक्सेप्शन ये कब आएगा? जब ये बनाएगा ऑक्सो एसिड। जैसे आप सुने होंगे फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरस एसिड। तो ये सब सारा फास्फोरस एसिड या फास्फोरिक एसिड जितना भी है, उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट इसका थोड़ा वैरी करेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करें इसको, और इसको एकदम पहले माइंड में हटा लें। अब 15th ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या जाने? -3 +3 और +5, इसी पे चलेगा सारा कहानी। जब ऑक्साइड का बात होगा तो थोड़ा अलग होगा, थोड़ा सा नाइट्रोजन के केस में। चलिए, अगला है हम लोग का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ध्यान से समझिए। 15th ग्रुप एलिमेंट को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है। मान लेते हैं कि 15th ग्रुप एलिमेंट है E, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3 +3 और +5, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1। अब ध्यान से समझिए, अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, +1। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 होता है, -1 होता है जब ये मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाता है, तब -1 होता है। ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो हाइड्रोजन है +1, तो प्लस के सामने माइनस आएगा, प्लस के सामने कौन आएगा? माइनस वाला। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो हमारा 15th ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव वाला लेना होता है। निगेटिव में तो -3 ही सिर्फ है, तो 3 आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर। बोलो कैसा हाइड्राइड बनेगा? तो EH3, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राइड। कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड कैसा बनेगा? EH3। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कैसा हाइड्राइड बनाएगा? तो NH3। जैसे फास्फोरस कैसा हाइड्राइड बनाएगा? तो PH3। जैसे आर्सेनिक कैसा हाइड्राइड बनाएगा? तो ASH3। और एंटीमोनी तो SbH3। और बिस्मथ कैसा हाइड्राइड बनेगा? तो BiH3। बात को समझ में आए? बात समझे आप लोग? तो क्या बोलिएगा?
कि when 15th group element react with hydrogen, it form its hydride. कैसा हाइड्राइड? द हाइड्राइड ऑफ काइंड EH3. E क्या है? तो E है हम लोग का 15th ग्रुप एलिमेंट. यहाँ पे E 15th ग्रुप एलिमेंट है. अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाइड्राइड में क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का. बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बिस्मथ का हाइड्राइड ज्यादा एसिडिक होगा, कि आर्सेनिक का हाइड्राइड ज्यादा एसिडिक होगा, कि नाइट्रोजन का हाइड्राइड ज्यादा एसिडिक होगा, किसका हाइड्राइड ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों. तो नीचे की ओर क्या होता है, याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड. हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? नीचे की ओर हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है. याद रखिएगा, सोचिए जरा सा. अब ये हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ता है? सोचिए जरा सा. नीचे की ओर क्या हो रहा है? तो साइज बढ़ रहा है. नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमोनी, एंटीमोनी से बड़ा बिस्मथ. नीचे की ओर क्या हो रहा है? तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. और एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण क्या होता है? H+ का अट्रैक्शन यहां नाइट्रोजन के साथ ज्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज कम है, डिस्टेंस कम है. डिस्टेंस कम है तो प्यार ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा है तो प्यार कम होगा. तो H+ आयन का अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे कम होता है. एटॉमिक साइज घटने के कारण क्या होता है कि H+ आयन का अट्रैक्शन कम हो जाता है. अट्रैक्शन ऑफ H+ आयन ये डिक्रीज हो जाता है. और अट्रैक्शन जब कम होगा, तो बॉन्ड टूटने में एनर्जी भी कम लगेगा. जैसे H+ का अट्रैक्शन नाइट्रोजन के साथ ज्यादा है, बिस्मथ के साथ H+ का अट्रैक्शन कम है. तो अट्रैक्शन कम है तो इसको अलग करने में एनर्जी भी कम लगेगा, और बॉन्ड टूटने में एनर्जी कम लगेगा. इसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड टूटने में एनर्जी क्या लगेगा? कम. डी माने डिक्रीज, यहाँ पे डी रहने देते हैं. डी माने डिक्रीज समझिएगा, आई माने इंक्रीज समझिएगा. बोलो, बॉन्ड टूटने में एनर्जी कम लगेगा. और बॉन्ड टूटने में एनर्जी कम लगेगा तो ये H+ बॉन्ड आसानी से टूटेगा यहाँ पे, और बॉन्ड आसानी से टूटेगा मतलब यहाँ से H+ आयन ज्यादा आसानी से मिलेगा, और H+ आयन यहाँ पे ज्यादा आसानी से मिलेगा. तो जो H+ आयन ज्यादा आसानी से देता है वो ज्यादा एसिडिक होता है. यानी कि नीचे की ओर क्या हो रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इसलिए पहले भी लिख दिए. कोई पूछेगा कि बिस्मथ का हाइड्राइड और एंटीमोनी का हाइड्राइड किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो बिस्मथ का. क्यों ज्यादा है? क्योंकि बिस्मथ का एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण H+ आयन का अट्रैक्शन कम हो जाता है, और H+ आयन का अट्रैक्शन कम होने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम लगता है, और बॉन्ड टूटने में एनर्जी कम लगेगा. तो H+ आयन आसानी से देगा. H+ आयन आसानी से देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. क्या लिखेगा? द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड of 15th group element decreases down the group, increases down the group.
increases down the group due to decrease in bond dissociation energy as size of atom increases। साइज ऑफ एटम बढ़ता है जिसके कारण बॉन्ड टूटने में एनर्जी कम लगता है, बॉन्ड टूटने में एनर्जी कम लगता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अब आपको किसी का भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि NH3PH3 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो PH3 क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों कम है, क्योंकि एटॉमिक साइज ज्यादा है। एकदम यही स्टेटमेंट से आंसर आपको फ्रेम कर लेना है, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। ये एक बात हो गया। एक और बात याद रखना है यहाँ पे, जैसे कोई भी 15th ग्रुप एलिमेंट का हाइड्राइड है, EH3 के रूप में हाइड्राइड है, E है, इसके साथ 3 H होगा, EH3। कोई भी 15th ग्रुप एलिमेंट का हाइड्राइड है, ध्यान से देखिए। अब 15th ग्रुप एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पांच इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन से ऐसे बॉन्ड बना लिया है, वैलेंस शेल का 3 इलेक्ट्रॉन। कोई भी 15th ग्रुप एलिमेंट का हाइड्राइड है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड या फास्फोरस का हाइड्राइड, अगर आप ध्यान से देखेगा तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसी को भी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे H+ आयन आप डाले तो H+ आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये EH4+ बन जाएगा, EH4+। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसी को भी दे सकता है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको हम लोग लुईस बेस कहते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। लोन पेयर, ये लोन पेयर कहलाता है जी जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कोई पूछेगा लोन पेयर क्या है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन था, ये 3 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट किया, तो इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर, LP कह देते हैं प्यार से। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, सारा का सारा हाइड्राइड क्या है, सबका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग कहते हैं क्या, लुईस बेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमोनिया लुईस बेस है क्यों, तो बोलिए अमोनिया इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे E के जगह पे N रख दीजिएगा और ये रिएक्शन दिखा दीजिएगा, E के जगह पे N रख दीजिएगा और ये वाला रिएक्शन दिखा दीजिएगा। क्यों, तो क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉस्फीन के बारे में आ जाएगा, फॉस्फीन लुईस बेस होता है क्यों, या ASH3 ये लुईस बेस क्यों होता है। तो बोलिएगा क्या कि द हाइड्राइड, कोई भी हाइड्राइड, NH3, PH3, ASH3, SDH3, the hydride of 15th group elements are लुईस बेस। क्यों लुईस बेस, तो रीजन बस एक ही होगा, बिकॉज दे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अब किसी के बारे में क्वेश्चन आ गया, अमोनिया के बारे में आ गया, तो बोलेगा अमोनिया इज लुईस बेस बिकॉज इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये रिएक्शन दिखा देना है आपको। अमोनिया रहेगा तो नाइट्रोजन डाल देना, पीएच3 को फॉस्फीन कहते हैं, फॉस्फीन रहेगा तो यहां पे फॉस्फोरस डाल देना। ठीक है, या 15th ग्रुप एलिमेंट का ही बात किया कि 15th ग्रुप एलिमेंट लुईस बेस क्यों होता है, तो ये स्टेटमेंट लिख के और ये रिएक्शन दिखा देना। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या होगा, उस पर कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये सब बात हमने आपको बताया। वीडियो पॉज करके पहले नोट कीजिए इस बात को। अब देखिए, अगला है हम लोग का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। फिफ्टींथ ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 और +5, और हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब माइनस के पास प्लस वाला आएगा, यानी कि 15th ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी आपको लेना पड़ेगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी लेना पड़ेगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे, ये ऑक्सीजन -2 है, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, क्या बनेगा E2O3। और +5 लोगे तो क्या बनेगा, तो 2 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, बोलो क्या बनेगा, तो E2O5। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इधर लिखते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये सब 2 तरह का ऑक्साइड बना सकता है, E2O3 और E2O5। जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस बनेगा P2O3 एंड P2O5। जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक बनाता है AS2O3 AS2O5। एंटीमोनी है तो SB2O3 SB2O5। बात समझ में आ रहा है। जैसे बिस्मथ है तो Bi2O3 और Bi2O5। बात समझ में आ रहा है। अब क्या है, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन है तो ऑक्साइड बन रहा है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों है ऑक्साइड, 2 तरह का ऑक्साइड बन रहा है। जब ऑक्साइड बन रहा है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के समय +1 रहेगा, +2 रहेगा और +3 तो रहबे करेगा, +4 रहेगा और +5 भी रहेगा ऑक्साइड बनाते समय। तो इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड 5 तरह का होता है। जैसे 1 है आपका, नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का -2, तो 2 इधर 1 इधर, क्या बनेगा N2O। नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 रख दोगे तो इधर भी 2 इधर भी 2, ये बन जाएगा N2O2, और इसमें 2 कॉमन लोगे तो NO। समझ में आ रहा है बात। जैसे यहाँ पे +3 रहता तो क्या बनता, तो 3 इधर 2 इधर, तो N2O3। मान लो यहाँ पे 4 रहता तो 2 इधर 4 इधर, ये हो जाता N2O4, और 2 कॉमन लेते तो NO2। सुने होगे आप, NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। फिर आप देखिएगा तो ये यहां पे अगर 5 ले लीजिएगा तो N2O5।
तो नाइट्रोजन 5 तरह का ऑक्साइड बनाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड जब बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 +4 और +5 होता है। बाकी दो ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी का दो ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस में, +3 और +5, ये दो ही तरह का ऑक्साइड बनाएगा। सारा 15th ग्रुप एलिमेंट दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, E2O3 एंड E2O5। फास्फोरस रहेगा तो P2O3 P2O5, आर्सेनिक रहेगा H2O3 H2O5, एंटीमोनी रहेगा Sb2O3 Sb2O5 और बिस्मथ रहेगा Bi2O3 और Bi2O5। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए नीचे की ओर क्या होता है, दो बात होता है, याद रखिएगा। पहला होता है कि नीचे की ओर एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। क्यों घटता है एसिडिक स्ट्रेंथ? क्योंकि नीचे है मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, आपको पता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो नीचे की ओर एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, पहला बात। दूसरा बात, नीचे की ओर स्टेबिलिटी ऑफ E2O5 ये भी घटेगा। जैसे Bi2O5 का स्टेबिलिटी कम होगा, E2O5 का स्टेबिलिटी नीचे की ओर क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जैसे Bi2O5 है, तो Bi2O5 में बिस्मथ का 5 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में भाग लिया है। बिस्मथ का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये p ऑर्बिटल वाला NH2 NP3, 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल वाला और 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल वाला। तो हमने आपको बताया है कि नीचे की ओर बढ़ोगे तो साइज बड़ा होने के कारण s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये हम लोग 11th में पढ़े थे। नीचे बढ़ोगे तो साइज बड़ा होने के कारण, चूंकि पेयर में है और साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो वो दो इलेक्ट्रॉन साथ में ही रहना चाहता है, ऑलरेडी पेयर्ड रहता है। ऑलरेडी ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये किसी और के साथ पेयर नहीं होना चाहेगा, ठीक है, किसी और के साथ पेयर नहीं होना चाहता है। और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो नीचे की ओर क्या हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और जिसके कारण स्टेबिलिटी ऑफ E2O5 क्या होगा, डिक्रीज होगा नीचे की ओर। दूसरा बात, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा नीचे की ओर। ऊपर नॉन मेटल है तो ऊपर वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है लेकिन मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। अब ये ऑक्साइड में इतना बात याद रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट में सारा बात को लिखते हैं हम, क्या? तो पहले लिखते हैं व्हेन 15th ग्रुप एलिमेंट react with oxygen, it form two kinds of oxide, that is E2O3 and E2O5, but nitrogen form 5 kinds of oxide as its oxidation state
इन ऑक्साइड आर +1 +2 +3 +4 एंड +5। वीडियो को पॉज करके सारा बात नोट करते चलेंगे। दूसरा बात क्या याद रखना है, द एसिडिक स्ट्रेंथ of oxide decreases down the group। क्यों भाई? ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है। दूसरा बात क्या, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्साइड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि Bi2O5 इज लेस स्टेबल देन AH2O5। क्यों लेस स्टेबल है? तो रीजन क्या लिखेगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिंपल सा बात। तो पूछेगा Bi2O5 कम स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो आसान है, सब बात समझ में आया? इतना बात आप रिवीजन कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, नोट्स बना के फिर उसको लिख लिख कर याद कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको याद करते चलना पड़ेगा। 2-3-4 क्लास के बाद फिर बर्डन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा नोट्स आपका। तो आपको जैसे जैसे पढ़ाई हो रहा है वैसे वैसे याद करते चलना है, डेली वाइज रटते चलना है। और नोट्स यहाँ से बनाइए, याद कीजिए, फिर किताब में एक बार पढ़ लीजिए एनसीईआरटी में, फिर आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।